देखो पेपर 5 में जो तुम लोग का रहेगा क्वेश्चन सब, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। इसमें पहला क्वेश्चन जैसे है, यहाँ बोले है कि क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जगह में बिजनेस फाइनेंस बोल के भी रह सकते हैं, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, समझ गए। और एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल या मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ फाइनेंस फंक्शन। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच से क्वेश्चन रहेगा, कैसे रहेगा, तो या तो इस तरीके से रहेगा, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोचेस। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एसपी गुप्ता वाला किताब में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, एकदम पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, कि पूछता है बार बार, या कभी कभी घुमा के पूछ सकते हैं कि दोनों में क्या कीजिए, डिफरेंस बताइए। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में और मॉडर्न कंसेप्ट में डिफरेंस बताइए, इस तरीके से रह सकता है क्वेश्चन। हिंदी में कहते हैं वित्त प्रबंध क्या है, वित्त कार्य की परंपरागत आधुनिक विचारधारा को समझाइए और दोनों में अंतर बताइए। तो ये जो क्वेश्चन सब है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल या मॉडर्न कंसेप्ट पर। ये खाली ऐसे भी रह सकता कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट को दे दिया, मॉडर्न कंसेप्ट को दे दिया। इस हम पढ़ाए थे, जैसे कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट मतलब पुराना कंसेप्ट हुआ। पहले का कंसेप्ट क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन कंसेप्ट था पैसा को प्राप्त करना, फंड का अरेंजमेंट करना, यही है। अब उसका कंट्रोल कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में सोचता नहीं था। तो नैरो कंसेप्ट भी था, मैंने ऐसे पढ़ोगे, हम तो अभी हल्का हल्का बताएंगे क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। अब मॉडर्न कंसेप्ट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, ये बताता है कि फंड का मैनेज करने के साथ साथ उसका ऑप्टिमम यूज भी कैसे करेंगे, उसका एलोकेशन कैसे करेंगे, बंटवारा कैसे करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सब मॉडर्न अप्रोच में बताया जाता है। ठीक है ना, तो इसको देख लोगे, हम पढ़ा चुके थे पहले भी। दूसरा, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, 100% के कैटेगरी में आ रहा है, पहला क्वेश्चन रह सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया आपको कि उसी चैप्टर का है दूसरा क्वेश्चन, कि व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, डिस्कस द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शन लिखना है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन बोले या फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शन बोले, मिलता जुलता है, और समझ गए। तो एक बड़े संगठन में वित्त प्रबंधक के कार्यों को बताइए, ये भी क्वेश्चन खास है, लेकिन अगर वो ट्रेडिशनल मॉडर्न कंसेप्ट पूछेगा तो फिर ये नहीं पूछेगा, सब ऑड में है। तीसरा है कि रिस्क क्या है, ये 100% क्वेश्चन है कि रिस्क पर रहवे करेगा। 100% जो लाल लगा हुआ वो सब 100% में है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन 100% कैटेगरी में आता है। रेड वाला जो भी क्वेश्चन है वो 100% कैटेगरी में आ रहा है, हमने लिख भी दिया है यहाँ पर 100% वीवीआई। तो व्हाट इज रिस्क, रिस्क पर क्वेश्चन रहेगा। अब रिस्क पर किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, है तो बहुत टाइप का क्वेश्चन, तो आप पूरा कंसेप्ट को पढ़ लो, रिस्क का डेफिनेशन पढ़ लो, रिस्क का टाइप पढ़ लीजिए, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क, दो टाइप का रिस्क होता है, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक। टाइप्स पढ़ लीजिए, दोनों का टाइप्स अगर बढ़िया से पढ़ लेते तो दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस या रिस्क क्यों क्रिएट होता है उसका कारण से बताना है। तो इतना पढ़ने के बाद इसमें से एक ही क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन दो क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला रिस्क में रहेगा क्वेश्चन, तो रिस्क पर रहेगा तो उसको पढ़ना आपको। अब इसी के अंदर से क्वेश्चन रिस्क पर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, वित्तीय जोखिम क्या, इसे कम कैसे किया जा सकता है, बात समझ गए। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, उसको कम कैसे करते हैं, तो छोटा सा आंसर है वहां पर। तो उसमें भी आप पहले रिस्क का डिफिनेशन टाइप खाली पॉइंटेड लिख के फाइनेंशियल रिस्क पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा कर देना है। उसकी इंटरनल क्वेश्चन हुआ, क्योंकि इसमें जब अनसिस्टमेटिक रिस्क का डिफिनेशन दोगे तो लास्ट पॉइंट मिलेगा फाइनेंशियल रिस्क, लास्ट पॉइंट मिलेगा। तो फाइनेंशियल रिस्क पर भी अलग से क्वेश्चन रह सकता है। ये 100% रिस्क पर क्वेश्चन रहेगा, हर बार रहता है। कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कैसे रह सकता है कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर व्हेन इट इज सेड ऑप्टिमम, वही एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो लिखना है। खाली इतना भी क्वेश्चन रहेगा व्हेन इट इज सेड ऑप्टिमम, तो भी आपको एसेंशियल एलिमेंट लिखना है जो हमने बताया था। और वही हिंदी में कहते पूंजी संरचना क्या है, इसे कब अनुकूलतम कहा जाता है, और एक अनुकूलतम पूंजी संरचना का आवश्यक तत्वों का वर्णन करें। पांचवा क्वेश्चन है कि सेबी का फंक्शन बताओ या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सेबी का 7 डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में 7 डिपार्टमेंट का एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा।
अब फंक्शन 3 ठो कैटेगरी में डिवाइड किया, तीनों फंक्शन बताओगे, या डायरेक्ट भी पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन चांसेस आ सकता है अगर लास्ट चैप्टर से देना चाहेगा तो। लास्ट चैप्टर में मार्केट है और सेबी है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट चैप्टर जो है मार्केट और सेबी है। मार्केट में स्टॉक मार्केट पर है, तो स्टॉक मार्केट पर बहुत सारे क्वेश्चन होता है। प्राइमरी मार्केट क्या है, उसका फंक्शन बताइए। सेकेंडरी मार्केट क्या है, उसका फंक्शन बताइए। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस बताइए। स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन बताइए। बहुत सारा क्वेश्चन था। मार्केट पर इस बार कोई गेस हम नहीं किया है, इसे रह भी सकते एग्जाम में, हमने कोई गेस नहीं किया। ठीक, सेबी पर चांसेस है, सेबी पर दे सकता है। लास्ट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन नहीं रह सकता है। ठीक उसके बाद है जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में आइए, तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा ही। ये क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व है। 2 क्या है आपको दिखने में लग रहा है ना, यहाँ 3 क्वेश्चन इंक्लूड है। विनियोग क्या इसकी विशेषता खाली पूछ सकता है इससे, इन्वेस्टमेंट क्या इसके फीचर्स, या विनियोग क्या इसका उद्देश्य बताइए, इन्वेस्टमेंट क्या इसका ऑब्जेक्टिव। तो दोनों का पॉइंट मिलता जुलता है। या पूछ सकते हैं विनियोग और सट्टा में डिफरेंस दो, या विनियोग जुआ में डिफरेंस दो, या तीनों में बोलेगा डिफरेंस दीजिए, इन्वेस्टमेंट में, स्पेकुलेशन में और गैम्बलिंग में। तो डिफरेंस पॉइंट कम है तो उसमें खाली डिफरेंस पूछेगा, तो सबका पहले डेफिनेशन दे दीजिए, उसके बाद आप डिफरेंशियल चार्ट बना के उसको डिफरेंस कर दीजिए। नोट्स में हमने लिखा हुआ है। 100% के कैटेगरी में आता है। ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, रहेगा ही इसमें से, एकदम रहना ही है 100%। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज साउंड डिविडेंड पॉलिसी। साउंड डिविडेंड पॉलिसी को हम स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। उसका एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, यानी सुदृढ़ लाभांश नीति क्या है। सुदृढ़ लाभांश नीति की जगह सुस्थिर लाभांश नीति भी आ सकता है, रह सकता है। उसके आवश्यक तत्वों का वर्णन करें। ये डिविडेंड पर क्वेश्चन है, यहाँ में और बोल के लिखा लिया, तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा, हम कल भी आपको बता दिए थे। तो दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहेगा। इस पेज में आप जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस पेज में सारा का सारा क्वेश्चन आपको परीक्षा में रहेगा, ध्यान दीजिए, एकदम 100% में आता है, सारा का सारा रहेगा। मतलब इस दो डिविडेंड में से, दोनों में से एक रहेगा। डिविडेंड क्या, उसका टाइप्स भी पूछ सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। या लास्ट में पोर्टफोलियो एनालिसिस पर क्वेश्चन रह सकता है। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस पर हमने 2 क्वेश्चन गेस किया है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या, ट्रेडिशनल और मॉडर्न पोर्टफोलियो एनालिसिस में क्या कीजिए, डिफरेंस बताइए। तो अगर फाइनेंस वाला में ट्रेडिशनल मॉडर्न नहीं रहेगा तो पोर्टफोलियो वाला में ट्रेडिशनल मॉडर्न रहेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए एक क्वेश्चन ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच पर रहेगा, ठीक है। या इसमें इसे भी रख सकते हैं, मार्कोविज मॉडल के बारे में बताइए। पोर्टफोलियो एनालिसिस का जो मार्कोविज मॉडल है, तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न एनालिसिस जो है वो मार्कोविज जो एनालिसिस है वो मॉडर्न वाला ही है, मॉडर्न टाइप का ही है। तो मार्कोविज क्या बोला था कि सारा पैसा एक फंड में नहीं लगाकर अलग अलग सिक्योरिटी में लगाना चाहिए, ताकि रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हम लिखाए हुए पूरा सॉलिड आंसर दिखाए हुए। अब देखिए यहाँ पर पूंजी बजटिंग से क्वेश्चन रह सकता है। तो हमारा अपना मन, इसको हम 100% VBI में भी रखे हैं कि पूंजी बजटिंग केस के विनियोग निर्णय में क्या भूमिका है, या पूंजी बजटिंग का उद्देश्य बताइए। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ कैपिटल बजटिंग इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या इसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है क्वेश्चन में। या इस पर न्यूमेरिकल सवाल भी रह सकता है। रेड इसलिए नहीं किया, अगर न्यूमेरिकल सवाल रहेगा तो फिर थ्योरी नहीं रहेगा, बात समझ गए। फिर अगला है डिस्कस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। देखिए ये सब क्वेश्चन आप जानते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे सेट होता है ताकि कुछ बच्चा बना भी लिया, कुछ क्वेश्चन अटपटा रहता है जो कि कभी नहीं पूछा रहता है। तो अटपटा क्वेश्चन सब भी, हम लोग को इतना एक्सपीरियंस है 20 साल का, तो हम बताया है कि अटपटा क्वेश्चन सब में भी पूछ सकते हैं जिस पर आपकी ध्यान नहीं जाती है। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डिटेल में बताइए कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं शुरू में क्या सोचते हैं, उसके बाद क्या सोचते हैं, पूरा प्रोसेस को डिटेल में बताइए। वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज का जमाना इन्वेस्टमेंट का जमाना है, तो इस पर क्वेश्चन रह सकता है। उसी में एक क्वेश्चन है बीटा। बीटा क्या है, रिस्क को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, बीटा से मापते हैं, उसके इंपॉर्टेंस बताइए। फिर यहाँ मार्कोविज एनालिसिस पोर्टफोलियो का, उसके बारे में रह सकता है क्वेश्चन, उसकी मान्यता बताइए, क्या क्या वो एजम्पशन बताए थे वो सब बताना है। फिर फंडामेंटल एनालिसिस, इस सब पर ध्यान नहीं देता बच्चा, इस सब पर ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, इंडस्ट्री एनालिसिस है, 3 ठो एनालिसिस है। जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना लोग, ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग को बढ़िया से सीखने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को सीखना बहुत जरूरी है। आपके किताब में सब दिया हुआ है, कैसे कैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, किस समय लगाना है, सब लिखा हुआ उसमें, इस चैप्टर में। लेकिन पढ़ने वाला है कई गो बच्चा जो इसको पढ़ाया जाएगा, नहीं समझे। सारा चीज अगर आप बढ़िया से पढ़ते हो तो उसमें से बहुत सीखोगे। अथी सब मैंने इन्वेस्टमेंट करने के, ऑप्शन ट्रेडिंग हो या जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते उसमें सीखेंगे।
बिजनेस फाइनेंस क्या है, इसका एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये क्वेश्चन स्टार्ट में रह सकता है। तो स्टार्ट वाला क्वेश्चन में आपको 3 ठो क्वेश्चन हो गया। आपके परीक्षा का क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होगा उसमें क्या रह सकता है, नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस रह सकता है, ट्रेडिशनल या मॉडर्न अप्रोच रह सकता है फाइनेंस का, या फाइनेंशियल मैनेजर का वर्क फंक्शन रह सकता है, ड्यूटी फंक्शन रह सकता है। तो ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, वो स्टार्टिंग वाला रहने के चांसेस है, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है। एक है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ दियर ड्यूटीज। ये क्वेश्चन जो है ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, जो शुरू में बोले थे फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, वही क्वेश्चन का सेम आंसर होगा इसमें भी, इसलिए इसको एक्स्ट्रा समझिए। 15 को क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो आपको जो 5 बनाना, तो डेफिनेटली इसमें से 5 मिलना ही है, 5 से ज़्यादा भी मिल सकता है, 5 मिलना ही आपको। अब रह गया कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो पिछले बार हम प्रैक्टिकल पूछा हुआ था 3 ठो, तो हम तो जब से पढ़ा रहे कोचिंग हर साल बच्चा को पढ़ाते ही है, चाहे वो पूछे ना पूछे, आपको तो सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, पूछना नहीं पूछना तो बात की बात है। हाँ, तो बीच में क्या हुआ था कि 5 साल पूछना बंद कर दिया था। तो 5 साल पूछना बंद कर दिया था, फिर भी हम पढ़ाते थे, क्या मालूम कि कल किसी भी साल पूछ दे, कखनी पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है। तो पिछले बार हम जो पढ़ाते हर साल पढ़ाते आ रहे थे, पिछले बार बच्चा सबको फायदा हुआ था कि प्रैक्टिकल 3 क्वेश्चन बनाने दिया गया था, 2 तो बनने वाला ही था, नॉर्मली पढ़ा दिए थे, एक थोड़ा हार्ड था। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रहेगा, इस बार भी रहेगा, इस बार भी रहेगा। तो इस बार 3 नहीं रहेगा, 2 रहेगा, 2 प्रैक्टिकल रहेगा। पिछले बार 3 था ना, इस बार 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। 3 भी रह सकता है, अगर 3 रहेगा तो थ्योरी को कम हो जाएगा, तो उस समय बच्चा जो थ्योरी पर डिपेंड है वो फंसेगा। आपके किताब 2 किताब है आपका सब्जेक्ट में, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। बताओ कि उसमें अगर 3 प्रैक्टिकल रहेगा तो 7 थ्योरी रहेगा, तो पूरे किताब से 7 थ्योरी मैंने रिस्की हो जाता है ना, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इसीलिए आपको प्रैक्टिकल पर भी फोकस करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल अगर बनाते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होता है। पहला कि आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल 20 बनाइएगा तो अगर पूरा ढंग से बनाए, सही बनाए, थ्योरेटिकल पेपर का प्रैक्टिकल और कंक्लूजन भी दीजिएगा, सही से बनाए तो आपको 18-19 तो डेफिनेट मिलेगा 20 में। और थ्योरी में क्या होता है 12-13 ऐसे चलता है थ्योरी मार्क्स। थ्योरी कितना भी आप लिख लो, 12-13 से ज़्यादा नहीं आता है। बहुत अच्छा लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 तक जाएगा, उससे ऊपर उम्मीद भी नहीं रखिए। अब प्रैक्टिकल में मार्क ज़्यादा जाता है, और पहला फायदा यह है मार्किंग मिलेगा। दूसरा फायदा आपको है कि समय, आपको कम समय में प्रैक्टिकल बन जाएगा, तो दूसरा जो थ्योरी क्वेश्चन बनाओगे उसको आप, उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। एक थ्योरी बनाओगे ना पहला क्वेश्चन, तो 1.5 घंटा लगेगा आपको। आप लोग का हाथ का स्पीड क्या हमको मालूम है, 1.5 घंटा लगता है पहला थ्योरी का आंसर लिखने में, क्योंकि बच्चा शुरुआत में बहुत स्लो रहता है और राइटिंग बैठा के लिखता है, तो 1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन नियम कहता है कि एक थ्योरी में आप 40 मिनट ही लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर उससे ज़्यादा लगाओगे तो एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम 1 घंटा लगाते हैं, 2 प्रैक्टिकल मेरा बन गया, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। 40-50 मिनट लगाएंगे तो भी बन जाएगा। आपको 40 मिनट का टारगेट रखना है एक थ्योरी को लिखने के लिए, माइंड में सेट कर लो। 40 मिनट भी हम ज़्यादा बोल दिए, फट फट में तो आधे घंटा, 40 मिनट में 200 मिनट हो गया 5 का, तो 180 मिनट आपको मिलबे करता है। तो आपको आधा घंटा में लिखना पड़ेगा, बस समझा। प्रैक्टिकल क्या होता है, अगर आपको आता है तो 5 मिनट में बन जाता है, 5 मिनट 10 मिनट काफ़ी है, वो बन जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल पर ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर से है, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर से है, और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में एलएनएमयू में पूछा हुआ था। एलएनएमयू में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कब पूछा हुआ था, तो एलएनएमयू में ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। उसमें कुछ फिगर सब यहाँ पर चेंज कर दिया था, जैसे 16, 18, 20 से तो कुछ चेंज कर दिया था। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन 2012 में पूछा था, 12 में 12 जोड़ दीजिए, फिर 12 में 12 जोड़िए 24, और 12 में 12 जोड़ने से 12 ऐवे करेगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन चांसेस है सेटर का नजर पड़ेगा तो देगा, ठीक है। अगर सेटर देख लिए क्वेश्चन कि इस टाइप का क्वेश्चन किताब में है, स्मार्ट लुकिंग क्वेश्चन है और पूछा गया भी है, और कैपिटल स्ट्रक्चर जो थ्योरी है उस पर डिपेंड है क्वेश्चन। मानिए क्वेश्चन बनाने का मतलब कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बढ़िया ढंग से जानते भी है, तो दे सकता है। इसमें बताया गया, क्या बताया गया कि एक कंपनी के पास 3 ऑप्शन है, कैपिटल स्ट्रक्चर का 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर में 25 डेप्ट इक्विटी रेशियो का जो मिक्स है, डेप्ट इक्विटी रेशियो का मिक्स है। डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब पहले डेप्ट और दूसरा इक्विटी। जो भी पूंजी लगाया है, जो भी पूंजी लगाया है उसमें कर्जा कितना है, अपना पैसा कितना है, उसका वो मिक्स किया गया है।
तो मान लीजिए कि 100 रुपया पूंजी लगाता है, तो 100 रुपया पूंजी लगा रहा है, तो उसमें कर्जा कितना है और अपना पैसा ओनर्स कैपिटल कितना है। तो कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन में 25:75 यानी 25 रुपया कर्जा लगाएगा तो अपना 75 लगाएगा। दूसरा ऑप्शन में बराबर है यानी आधा कर्जा आधा इक्विटी लगाएगा। तीसरा ऑप्शन में डेप्ट ज़्यादा है इक्विटी कम है। और कर्जा लिया होगा तो उसका कर्जा का रेट सब दिया है तीनों ऑप्शन का, कि पहला ऑप्शन के लिए कर्जा मेरा 6% ब्याज देना पड़ेगा, या इंटरेस्ट रेट है, ये कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। दूसरा ऑप्शन में है कि हमको 50-50 मिलेंगे, आधा कर्जा लेंगे तो 7% ब्याज देना पड़ेगा। और तीसरा में ज़्यादा कर्जा लिए तो 8% ब्याज देना पड़ेगा। और इक्विटी का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है कि शेयर बेचने से हमको कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो लगता है, इक्विटी शेयर जो बेचेंगे ना उसके रिगार्डिंग कितना हमको पे आउट करना पड़ता है, उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। तो वो दिया है पहला ऑप्शन में 16% है परसेंटेज में, दूसरा में 18%, तीसरा में 20%। और ये जो दिया हुआ है ये आपके इसी चीज़ के बारे में, खाली डेप्ट जो यहाँ 25 है, 50 है और 75 उसी को यहाँ पर लिख दिया है। ये लाइन नहीं भी लिखा रहता तो भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अब आपको सजेस्ट करना है कंपनी को कि तीनों में से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है। तो तीनों में से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है, तो इसके लिए आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे कि पूरा मिला के हमको कितना कॉस्ट पड़ रहा है। ये तो ब्याज का अलग दिया है, इक्विटी का अलग कॉस्ट दिया है, ये दोनों मिला के हमको कितना कॉस्ट पड़ रहा है वो एवरेज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे एवरेज करके। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के देखेंगे कि किसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, जिसका कम होगा वही बेस्ट होगा। तो याद रखिएगा टेक्निक हम बताया था, कर्जा जो लेता है ना कर्जा ज़्यादा किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में। ज़्यादा कर्जा अगर लेने से कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम पड़ता है और रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है, शेयर होल्डर को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि ब्याज देने से टैक्स कम लगता है, जिससे शेयर होल्डर को भी रिटर्निंग ज़्यादा मिलता है और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम पड़ता है। तो ज़्यादा कर्जा वाला ही ज़्यादा ऑप्शन बेस्ट माना जाता है, लेकिन इसको एनालाइज करेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या करना आपको, हम पहले कल भी बताए हुए थे, सॉल्यूशन कीजिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पहले हिंट कर दिए कि फॉर्मूला जब बनाएंगे, सवाल जब बनाएंगे फॉर्मूला लिख के बनाएंगे। तो फॉर्मूला का मीनिंग बार बार लिखने से बढ़िया है कि हम शुरू में ही लिख दिए कि बोरोड कैपिटल, जिसको डेप्ट कैपिटल कहते हैं, उधार ली गई पूंजी, उसको हम लोग बी से इंडिकेट करेंगे, बी फॉर बोरोड कैपिटल। और जो शेयर या ओनर्स कैपिटल है उसको हम लोग एस से इंडिकेट करेंगे, एस फॉर शेयर कैपिटल, ऐसे माना जाएगा। अब वैल्यू ऑफ फर्म जो टोटल लगाया है बिजनेस में, उस दोनों मिला के जोड़ देंगे बी प्लस एस। ये हमने शुरू में ही इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन ये पूरा लाइन पहला ऑप्शन हो गया, इसमें है 25-75 यानी 25 रुपये कर्जा है, सॉरी 25 कर्जा है, अपना है 75। तो 20 बी हो गया 25, एस हो गया 75, अब वैल्यू ऑफ फर्म हो गया 100 रुपया, ठीक है ना। और यहाँ के आई कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट दिया 6% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16%। उसी को हम यहाँ फॉर्मूला में क्या करेंगे, लिख देंगे कि ऑप्शन नंबर ऑल्टरनेटिव ए में क्या है। इससे पहले लिख दिया कॉस्ट ऑफ डेट के आई कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को के ई, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ। ये शुरू में लिख देने से क्या हुआ कि आपको बार बार लिखना नीचे नहीं पड़ेगा। अब हम ऑप्शन ए बना रहे, तो ऑप्शन ए में अभी बताया कि डेप्ट इक्विटी मिक्स 25-75 का था, जिसमें 25 रुपये कर्जा है, पहले डेप्ट है ना, डेप्ट इक्विटी मिक्स, तो 25 कर्जा है, 75 अपना पैसा है। बी फॉर कर्जा हो गया बोरोड कैपिटल 25, एस फॉर अपना हो गया 75, अभी वैल्यू ऑफ फर्म दोनों जोड़ के हो गया यहाँ पर 25 + 75 बराबर होगा, यहाँ छूट गया होगा टाइपिंग में 100 हो गया। और के आई दिया 6%, के दिया 16%। एक ऑप्शन देख लीजिए, ऐसे तीनों ऑप्शन का बनाएंगे। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला के ओ बराबर होता है के आई इंटू बी बाई भी प्लस के इंटू एस बाई भी। मैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो तो टाइपिंग में इतना नहीं मिला था, तो के ओ बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं के आई इंटू बी बाई भी प्लस के इंटू एस बाई भी। इस फॉर्मूला पर बैठा देना है, बैठाने के बाद जैसे आया है 6% ये सब दिया हुआ, तो उसको यहाँ पुट कर दिए, तो मेरा 13.5% इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया। यही ऑल्टरनेटिव पहला का था। ऐसे हम दूसरा ऑल्टरनेटिव का भी क्या करेंगे, निकालेंगे सेम टू सेम। दूसरा का भी डेप्ट इक्विटी मिक्स 50-50 दिया था, ये सब डेटा दिया हुआ, इसको लिख दिए। आप फॉर्मूला में बैठा है तो इसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.5% आया। तीसरा में भी वैसे है, डेप्ट इक्विटी मिक्स 75-25 है,
तो डेप्ट हो गया 75, ये हो गया 25, और बाद में के ऑप्शन में दिया था कर्जा सब दिया है 75 25 हो गया, कर्जा शेयर कैपिटल 25 हो गया, वैल्यू ऑफ फर्म 100 हो गया, ये सब दिया हुआ है, फार्मूला पर बैठा है। तो इसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया 11%। तो पहला ऑप्शन का आपको आया है 13.5% ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा ऑप्शन का आया है आपको 12.5% और तीसरा ऑप्शन का आया है 11%। इतना तक अगर छोड़ दीजिएगा तो 20 में आपको 15 मिलेगा, 15 मिलेगा या 12 भी मिल सकता है। आपको कंक्लूजन देना, क्योंकि आपसे सजेशन मांगा, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ था सजेस्ट कीजिए, क्या कीजिए सजेस्ट, तो यहाँ लिखा हुआ सजेस्ट करने के लिए बोला आपको, सजेस्ट कि व्हिच अल्टरनेटिव इज बेस्ट, तो सजेस्ट करना है। ऐसे नहीं भी बोले तो करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर में आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है। तो सजेशन में आप यही दीजिएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसका कम है, सबसे कम है विकल्प सी का। तो फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट इज क्लियर दैट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव सी इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम तो अनुकूलतम या बेस्ट है, बेस्ट भी लिख सकते हैं। क्यों बेस्ट है, क्योंकि बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोएस्ट ऑफ दिस अल्टरनेटिव, इसका सबसे कम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ रहा है। इस तरीके से अगर हम पूंजी प्राप्त करते हैं तो हमको देना कम पड़ता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब लागत जो है पूंजी की लागत वो कम पड़ रहा है, वही हिंदी में भी लिखा दिया, इसीलिए इसको हम लोग बेस्ट बोलते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अभी हमने बताया, ये क्वेश्चन अलग अलग स्टाइल के अलग अलग लुक में रह सकता है। जैसे यहाँ पर टेबल के लुक में दिया है, बस समझ गए, तो टेबल के लुक में या लैंग्वेज के लुक में भी रह सकता है, या पैराग्राफ के लुक में भी रह सकता है। सारा प्रैक्टिस हमने आपको करवा दिया है। लुक चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन को चांसेस रहने का, लुक समझ रहे हो ना, आप तो किताब में बनाए होंगे। ये टेबल फॉर्मेट में है, पूरा क्लियर कर दिया है। कभी कभी पैराग्राफ फॉर्मेट में रह सकता है क्वेश्चन। ये लीवरेज का क्वेश्चन है, अभी तक ये परीक्षा में 3 बार पूछा जा चुका है, 3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो लीवरेज चैप्टर से है। अच्छा, लीवरेज का थ्योरी हम गेस किए थे ना जी, था ना, उसमें लीवरेज वही रहेगा इसमें थ्योरी में भी आई। ये लीवरेज का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा मैंने घुमा फिरा के दिया हुआ है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 3 बार पूछा जा चुका है। कभी पैसा इसका डबल करके पूछा, कभी हाफ करके पूछा, कभी यही फिगर पूछा है, लेकिन यही क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ। तो इसमें दिया है लीवरेज का क्वेश्चन निकालने बोला है कि आपको तीनों प्रकार का लीवरेज, 3 तरह का होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कॉमन लीवरेज। उसका फॉर्मूला जानना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी अगर आएगा तो उसमें भी लिखना ही पड़ेगा आपको, और फॉर्मूला जानोगे तो सवाल भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल देके भी आप बड़ा चला सकते हैं। तो लीवरेज से क्वेश्चन आसान होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है, खाली डेटा को समझना पड़ता है। लीवरेज यहाँ दिया है कि 2 गो कंपनी है, कंपनी एक्स वाई, तो आउटपुट दिया है कितना प्रोडक्शन कर रहा है साल में, वो दिया हुआ है, और उतना ही बेच भी रहा है, जितना वो प्रोडक्शन कर रहा है उतना बेच रहा है, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट जो परिवर्तनशील लागत है वो 1 यूनिट का 4-3 करके दिया है। फीस कॉस्ट भी दिया है 24, 2,40,000, 2.5 लाख। इंटरेस्ट दिया है, पहला में 1,20,000 देना पड़ा, दूसरा में 50,000। सेलिंग प्राइस दे रहा है 10,60। तो लीवरेज बनाने से पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल एक बना लीजिएगा। टेबल से आप अर्निंग बिफोर टैक्स तक निकाल लीजिए, कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लीजिए, अर्निंग बिफोर टैक्स निकाल लीजिए। जो आपको ब्रेक इवन चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट इसमें भी आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसका टेबल बना लीजिएगा। इस तरीके से सेल या आउटपुट जो दिया था उसे लिख के हम 2 लाइन से बंद कर दिए, गुना करने में सुविधा हुआ। सेल जो है लिख दीजिएगा, सेल कितना दिया हो यहाँ पर, रेट 10 और 8, इसको 80,000 1 लाख से गुना करना है। तो 80,000 में 10 से गुना करेंगे 8 लाख, 1 लाख में 8 से गुना करेंगे 8 लाख हो गया। लेस कर देना वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ दिया है 4 रुपये यूनिट और 3 रुपये पर यूनिट। इसको भी 80,000 में 4 से गुना करेंगे, 1 लाख में 3 से गुना करेंगे, तो 3,20,000 और 3 लाख हो गया। घटाने से कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद फीस कॉस्ट घटाओगे, फीस कॉस्ट जो है यहाँ दिया हुआ, फीस कॉस्ट क्वेश्चन में 240 और 250, इसको भी घटा देना है, तो आ जाएगा आपको उतना ही आ जाएगा, 240 250। उसके बाद ये हो जाएगा आपको EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बहुत जगह में यहाँ PBIT भी लिखा जाता है, अर्निंग की जगह प्रॉफिट बोलते हैं, वो भी लिखते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डेब्ट जो दिया हुआ है यहाँ में 1,20,000 और 50,000, इसको घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा EBT। आप बैठाना फॉर्मूला, तो टेबल में फॉर्मूला बैठा दोगे, टेबल टाइप का क्वेश्चन है तो जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। क्वेश्चन टेबल टाइप का तो टेबल टाइप में देख दे देंगे। 2 कंपनी का अलग अलग निकालोगे तो कचरा टाइप का हो जाता है, इसीलिए इसी में कर दोगे, तो कॉलम को चौड़ा करके बनाओगे। देखो हम जो बनाए कहीं कचरा टाइप का आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन में EBIT। आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन का फुल फॉर्म।
और कंट्रीब्यूशन दिया हुआ 480, ईबीआईटी दिया 240, बैठा दिया 2 टाइम्स हो गया। इसी तरह इसका भी 5 लाख में 2.5 लाख से भागा दिया, इसका भी 2 टाइम्स आ गया। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला तो ईबीआईटी बटे ईबीटी। तो ईबीआईटी है 240 दिया, ईबीटी दिया है 1,20,000, बैठा दिए 2 टाइम्स हो गया। इसमें भी 2.5 लाख दिया है और 2 लाख दिया है, बैठा दिए तो 7 टाइम्स हो गया, 1.25 टाइम्स। कॉमन लीवरेज का फॉर्मूला OL गुना FL लिखो, या तो डायरेक्ट C बटे ईबीटी भी लिख सकते हैं। तो दोनों का आंसर जो है गुना करना है, इसका 2 दूनी 4 और इसका अगर 2 सवा 2.5 टाइम्स। तो इस तरह का एक बेसिक क्वेश्चन लीवरेज अगर मैंने माइंड में सेट कर लो, एग्जाम नज़दीक है तो आप ज़्यादा पजल्स में जाना भी नहीं है, जो आता है उसी को बढ़िया से क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो थ्योरी लिख के चले आएंगे। अब वो भी क्वेश्चन लीवरेज का क्वेश्चन है, ये भी देखो, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, एमकॉम में तो बहुत पूछता है। यहाँ पर सेल दे दिया 25 लाख, लैंग्वेज में भी रह सकते हैं 25 लाख। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 1,70,000 और फिक्स कॉस्ट दिया है 4 लाख। तो फर्म ने कर्जा भी लिया 10 लाख का 15%। यहाँ एक ही फर्म का दिया हुआ, तो एक को टेबल बनाएंगे। सेल लिख दिए 25 लाख, उसमें से लेस कर दिए वेरिएबल कॉस्ट 17 लाख, घटा के 8 लाख हो गया, लेस फिक्स कॉस्ट कर दिए 4 लाख, घटा के 4 लाख हो गया ईबीआईटी। और इसमें 10 लाख का 15% ब्याज काट के 1.5 लाख घटाना, ब्याज को घटाया जाता है। तो मेरे ईबीटी आ गया 2,50,000। मेरा मोबाइल का रिंगटोन कब बदल गया था? हेलो, हाँ मॉर्निंग। नहीं जा रहा हूँ सर क्लास ल रही है, वो लाइव लाइव छे तनी। ठीक ठीक। तो इसी तरीके से निकाल लेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल, उसका फॉर्मूला में बैठा देना है। तो कोई भी बुर्बक बता भी बना सकता है, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो। बस समझ गए आप, फील कर लो आप लोग में कौन बुर्बक बता है, बस इतना ही। तो एक लीवरेज के बेसिक क्वेश्चन को ध्यान दो, आपको एग्जाम में रहेगा। अब देखिए इसमें कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन है। तो कैपिटल बजटिंग से 2 टाइप का क्वेश्चन, 3 टाइप का क्वेश्चन होता है टोटल। एक होता है सिंपल, सिंपल मतलब जिसमें कैश फ्लो हर साल बराबर होता है। और एक होता है जिसमें कैश फ्लो बराबर नहीं होता है। और एक होता है डिस्काउंटेड रेट दिया रहता है, जिसको बेल पे बैक पीरियड कहते हैं। बात समझे? तो थोड़ा पजल्स हो जाता है, लेकिन सीख लोगे तो भी आसान है। तो पे बैक पीरियड में ये क्वेश्चन हम पिछले जब से पढ़ा रहे 20 साल से, तो बार बार बच्चों को बोलते कि क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछा अभी तक है नहीं। इस बार मन बोल रहा है, अंदर से आवाज आ रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा ठीक से। क्या तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट, मशीन में इन्वेस्ट किए 2.5 लाख रुपया, कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं ना, लगाने से पहले बहुत तरह के डिसीजंस लेते हैं। उस पैसा लगाने से पहले कि हम जो पैसा लगा रहे हैं उससे हमको क्या फायदा होगा, जो पैसा लगाए वो कितना दिन में रिकवर होगा, नहीं समझे, जो पैसा लगाए उससे हम कितना कमाएंगे, जो पैसा लगा रहे हो, जो जिस मशीन में लगा रहे हो मशीन कितना दिन तक चलेगा। इस तरह का बिफोर इन्वेस्टमेंट आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, उससे पहले जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग कहते हैं। तो यहाँ दिया है टेबल, तो इसमें बोला कि एक मशीन में हम 2.5 लाख रुपए लगा रहे हैं, जिसका लाइफ टाइम दिया है 5 साल। यहाँ जितना साल देगा वही लाइफ टाइम माना जाएगा कि 5 साल में हमारा पैसा उस मशीन से कैसे कैसे आएगा, कैश फ्लो होगा। तो पहला साल में 60,000, दूसरा में 70, तीसरा में 60, 90, 50 ऐसे पैसा आएगा। तो आपको पे बैक पीरियड निकालना, पे बैक पीरियड में तो जो 2.5 लाख रुपए लगा रहे हैं वो कितना साल में रिकवर होगा। दूसरा पोस्ट पे बैक पीरियड, उसके बाद जब रिकवर हो जाएगा, जैसे आपका 6 साल 5 साल लाइफ टाइम है, तो बाकी बचेगा कितना, मतलब 3 साल में रिकवर हो गया तो 2 साल बचेगा। उसका पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकालने बोला, मतलब उस बचे हुए साल में आप कितना कमा रहे हैं, क्योंकि पहले तो जो पैसा लगाए वो तो वापस आना चाहिए। उसके बाद जो आएगा वापस आने के बाद जो भी पैसे मेरे रिकवर होगा वो मेरे प्रॉफिट कहना जाएगा। तो पोस्ट पे बैक पीरियड और पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी रहेगा, जैसे 2.5 लाख रुपया आ रहा है तो कई साल में आ रहा है, तो पहला साल में 60,000 आया, 2 साल मिला के 60, 70, 31 आ गया, 3 साल मिला के 190 आ गया, और 4 साल मिला के 280 आ गया। अब कंफ्यूजन यहाँ पर है, यहाँ तक मेरा 190 आ रहा है, यहाँ तक 280 आ रहा है। तो यानी 3 और 4 साल के बीच मेरा पे बैक पीरियड है, लेकिन एक्यूरेट हम बता नहीं पा रहे कितना दिन में है। नहीं तो उसकी यूनिटरी मेथड से भी बना सकते कि यहाँ तक तो 190 आ गया मेरा, नहीं आया यहाँ तक 190। आप यूनिटरी भी कर सकते, यहाँ तक आपका पैसा 1,90,000 आ चुका है।
तो आपको कितना चाहिए 2.5 लाख पुराने के लिए, और 60,000 और चाहिए, तो 60,000 कितना में से लेंगे, 90,000 में से लेंगे। मुझे बनी भी आप बना सकते हैं। तो 60,000 चाहिए जो कि 90,000 में से लेंगे। तो ये तो 1,90 कितना दिन में आया, 3 साल में आया, आया ना। और 60,000 इसमें से लेंगे तो 90,000 जो आ रहा है चौथा साल से आ रहा है, चौथा साल मतलब 12 महीना हो गया। तो 12 महीने में 90,000 आ रहा है, तो 1 महीना में 7,500 आ रहा है। तो हमको 60,000 चाहिए, तो 60,000 कै महीना में आएगा? मेरा बात नहीं समझ रहे हैं, दिमाग लगाओ। 12 महीने में 90,000 आ रहा है, तो 60,000 कै महीना में आएगा? 8 महीना में आएगा। 1 महीना में 12 महीने में 90,000 आ रहा है, तो 1 महीना में मेरा आएगा 7,500। तो 7,500 1 महीना में 7,500, तो कै महीना में 60,000 होगा? 8 से गुना कर दीजिए, 8 महीना में। तो मेरा पे बैक पीरियड कितना हो गया, 3 ईयर्स 8 मंथ। तो मुझे बनी तो हमने इसे कर लिया, लेकिन क्या हुआ, कलाकार सब है। तो 3 साल 8 महीना तो हो गया, लेकिन ये तो मुझेबानी बना लिए। मान लो कोई बड़े बड़े एग्जाम देते हैं तो वहां पर मुझेबानी खट करके बना सकता है बच्चा, लेकिन आपको तो यहाँ सब्जेक्टिव बनाना है, इसको दिखाना पड़ेगा कैसे। तो आप सबसे पहले जो साल में पैसा रिकवर होगा उसको Y0 Y1 मान लीजिए। इसका सॉल्यूशन हम किए हुए यहाँ पर देखिए ठीक से, कि आपका सॉल्यूशन यहाँ किए हुए। तो सबसे पहले एक टेबल बनाइएगा इसमें, के टेबल में पहला टेबल दूसरा टेबल क्वेश्चन से उतार देना सेम टू सेम। तो ईयर जो दिया था उसको हमने लिख दिया, जो कैश फ्लो दिया था वो भी हमने लिख दिया, और उसको कम्युलेटिव निकालेंगे। मतलब 1 साल में 60,000 आया तो 2 साल में कितना आया, 1,30 आया, जोड़ते जाएंगे। 3 साल में 1,90 आया, ऐसे करके हमने जोड़ लिया। प्रैक्टिकली समझिए, प्रैक्टिकली समझोगे तो होगा। तो हमने जोड़ लिया है प्रैक्टिकली रूप से। ऐसे सवाल बहुत आदमी 2 तरीके से बनते हैं। होता है सर बनाने हमको आ गया, एक होता है सीखना है, तो समझिए ठीक से। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको 1 साल में 60,000 आया तो 2 साल में कितना आ गया, टोटल 31, ऐसे करके हमने देखा 5 साल में हमारे पास 3,30,000 आ रहा है ना। अब पे बैक पीरियड आप फॉर्मूला बेसिस बनाओगे तो पहले आपको देखो कि कौन से साल में पैसा रिकवर होगा। तो इस साल में टकरा रहा है और इस साल के बीच टकरा रहा है, तीसरा साल और चौथा साल के बीच टकरा रहा है। तो उस दोनों साल को, जो पिछला तीसरा साल होगा, पिछला साल वाला को आप Y0 मान लीजिए और इसको Y1 मान लीजिए। यानी Y0 तो आंसर होगा ही, 3 साल आंसर होगा ही, इसलिए पे बैक पीरियड में हमने क्या किया, Y0 लगा दिया। ये तो आंसर होगा ही, ये आंसर होगा ही। प्लस हमको इसमें से कितना लेना है, 60,000 लेना है 2.5 लाख पुराने के लिए। तो 60,000 जो लेना, वो कैसे समझे 60,000 लेना है। तो हमने 250 में से हमको टोटल कितने इन्वेस्ट किए थे, 250 में से 1,90 तो आ गया, तो 60,000 लेना है, समझ गए। तो 60,000 कैसे समझे, तो 250 में 1,90 घटाना, यानी नेट इन्वेस्टमेंट में से कैश फ्लो घटाना है Y0 वाला साल का, Y0 का साल का, समझ गए। तो समझ में आ गया 60,000 रुपया आएगा। अभी 60,000 कहाँ से लेंगे, 90,000 वाले में से लेंगे, 90,000 वाले में से लेंगे। तो इसमें क्या कर दिया हमने, कैश फ्लो CCF लिख दिया आप Y1 का, इसको लेना 90 में से 60 लेना, वो भी 12 से गुना करना है। तो 60,000 90,000 आ रहा है 12 महीना में, तो 60,000 कितना महीना में, तो 60,000 बाई 90 गुना 12 होगा। तो उसी हिसाब से हमने क्या किया, बैठा दिया, तो आंसर आ गया 3 साल 8 महीना। तो आपका मशीन का लाइफ टाइम था 5 साल, आपको 3 साल 8 महीना में पैसा आ गया। तो ये अच्छा नहीं है, इस पे इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट में बता रहा है कि अगर आप पैसा लगा रहे हो 5 साल के लिए, तो 2 साल या 3 साल में पैसा आ जाना चाहिए, ठीक है ना। 2 साल या 3 साल में, 2 साल बेस्ट माना जाता है, 3 साल में आगे थोड़ा रिस्की है। यहाँ तो 3 साल से भी ज्यादा आ रहा है, तो इसमें इन्वेस्ट करना मेरे लिए फायदा नहीं है इस मशीन में। तो हमारा 3 साल 8 महीना में आ गया, 5 साल का इन्वेस्टमेंट था, 5 साल का प्रोजेक्ट था। तो अब कितना बच गया, जो साल हम कमाएंगे। पोस्ट का मतलब होता है पे बैक पीरियड के बाद का पीरियड, पोस्ट मतलब आफ्टर होता है। तो 5 साल में से 3 साल 8 महीने क्या किया, हम घटा दिए। बच्चा इसमें घटाना भी कलाकारी है। तो 5 साल में से 3 साल 8 महीने घटाएंगे तो 1 साल 4 महीना होगा। घटाने आता है ना जी, ऐसे घटाते, ईयर हो गया मंथ हो गया। 5 साल में से घटाना है 3 साल 8 महीना, ऐसे ना घटाना है। तो महीना इसमें से नहीं घटेगा तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे, यहाँ से जो 1 हासिल लोगे तो 1 साल हासिल हो जाएगा। 1 साल ये मंथ में चला जाएगा तो 12 महीना हो गया। अब 12 से 8 गया 4, 12 महीने 4 महीने 4 महीना, यहाँ 4 साल बच गया, 1 साल हासिल हो गया, तो 4 से 3 गया 1 साल।
अब तीसरा बोला कि पोस्ट पे बैक पीरियड का प्रॉफिट निकालिए, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। तो आपने टोटल कितना लगाया था, 2.5 लाख। अब 5 साल में आया कितना, 330, तो ऑटोमेटिकली आपका 80,000 प्रॉफिट हो गया। और नहीं तो दिमाग लगाओ, उसके बाद जो पीरियड बचा था यहाँ से 60,000 तो हम ले लिए, तो यहाँ कितना बच गया, 30,000 रुपये फायदा में है, ये 50,000 रुपये फायदा में है। तो ऐसे भी करके 80,000 हो गया। फॉर्मूला इस सबको होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए बहुत सारे स्कॉलर सब या बड़े बड़े विद्वान सब या हम ही लोग के टाइप का आदमी सब उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं कि ताकि जो घुसखोलवा बच्चा सब है वो फॉर्मूला देख के बैठा दे। बस समझ गए जी, कैसे करके बने। तो ये हो गया आपको कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन। उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग का, सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद बनाओगे। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन है, एक तो या तो आप ये 10% को इग्नोर करके बनाना है, लिखा है इग्नोरिंग इंटरेस्ट फैक्टर, इग्नोर करके बनाओगे तो बैक वाला जैसे ही जैसे ये बनाए हैं वैसे ही बनेगा। और कभी कभी आपको दूसरा बोला 10% फैक्टर को लेके बनाना, तो उसमें क्या कीजिएगा, 1 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, 10% से जो टेबल हमने बताया था फॉर्मूला, उस फॉर्मूला पर बैठा दोगे। जब 10% लेंगे ना हम इंटरेस्ट फैक्टर को, डिस्काउंटेड रेट है, मतलब जो रुपया का वैल्यू कमता है फ्यूचर में, आपने सोचा 1 साल के बाद 50,000 रुपया आ जाएगा, ये तो आपने सोचा, लेकिन क्या 1 साल के बाद जो 50,000 आएगा वो 50,000 के बराबर होगा, नहीं होगा, उसका भी तो वैल्यू घटेगा ना, डिक्लाइन होता है रुपया का वैल्यू। तो उसके लिए आपको ईयर बनाओगे, कैश फ्लो बनाओगे, आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे आप ₹1 का। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का ऑफ ₹1 का 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट का पावर n, इससे भागा दे देना। ऐसे इंटरेस्ट रेट 10% है तो 10/100 हो गया, यानी 0.1 हो गया, हुआ ना। तो यहाँ में जैसे पहला साल का निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, 1/1 प्लस 0.1 का पावर n, मतलब पहला साल, 1/1.1 से भागा दोगे तो 0.909 आएगा। ऐसे दूसरा साल के n के जगह 2 बैठा देना है, तीसरा साल का बैठा के उसको आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, उसके बाद इससे उसको गुना करेंगे, वो हो जाएगा असली वाला रुपया का जो वैल्यू आएगा वो असली वैल्यू हो जाएगा। जब गुना करने का वो जो वैल्यू आएगा उससे फिर कम्युलेटिव करके हम लोग बनाएंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल बनाए थे, बताए हुए थे ना हम जी। अब देखो इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन, इसमें कैश फ्लो हर साल का क्या है, सेम है। तो ऐसा क्वेश्चन भी 2010 में पूछा हुआ था, ठीक है ना, 2010 में पूछा हुआ था, 10 या 11 में से पूछा हुआ था। तो इसमें क्या है क्वेश्चन, एनुअल कैश फ्लो, यानी हर साल 20,000 आ रहा है। जब हर साल 20,000 आ रहा है तो पे बैक पीरियड निकालना आसान है। आप लगाए कितना रुपया, 1 लाख, हर साल 20,000 आ रहा है तो कितना दिन में आपका पैसा आ जाएगा, 5 साल में लग रहा है आपको आ जाएगा, लेकिन अगला साल में आपका लगानी 1 लाख नहीं माना जाएगा। आपने 1 लाख लगाओगे, 10 साल लाइफ टाइम है, 10 साल के बाद आपको तो कबाड़ को बेचोगे, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, तो 10,000 रुपया आपको आ ही रहा है, तो 10 साल बाद तो 10,000 आ ही जाएगा, लेकिन यानी आपका इन्वेस्टमेंट नेट होगा 90,000। बस समझ गए। इस सिचुएशन में आप निकालोगे पे बैक पीरियड का फॉर्मूला, नेट इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटे ऑपरेटिंग सेविंग्स, जिसको एनुअल कैश फ्लो ही बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सेविंग्स से जैसे 1 लाख है, 1 लाख माइनस 10,000 90,000 हो गया, अब बटे 20,000, तो 4.5 साल हो जाएगा आपको पे बैक पीरियड। और पोस्ट पे बैक पीरियड निकालने के लिए 10 में से 4.5 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 5.5 साल पोस्ट हो गया। और उसमें आप कितना कमा रहे हैं, तो 5.5 साल में हम 20,000 रुपये करके कमा रहे हैं, तो मेरा 20,000 गुने 5.5 करके पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकाल लेंगे। बस समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन भी रह सकता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ये हमने बताया था आप लोग को पहले भी, ये भी क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का ही है ना। बोल रहा है कि 2 कंपनी है एक्स वाई, एक्स का टोटल पूंजी है 2 लाख रुपया लगा रहा है एक्स, और वाई लगा रहा है, एक्स 2 लाख रुपया कहां से लगा रहा है, पूरा का पूरा शेयर से लगा रहा है, 2 लाख रुपया पूरा का पूरा शेयर से लगा रहा है। अब वाई जो है 1 लाख रुपया लगा रहा है शेयर से, इक्विटी शेयर से, और 1 लाख रुपया कर्जा लेकर लगा रहा है।
दोनों के इनकम दिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10% है नॉर्मल ईयर्स में, 15% है गुड ईयर्स में, और 5% है डाउन ईयर्स यानी लीन ईयर्स में। बस समझ गए। टैक्स रेट दोनों का 50% दिया, नहीं भी क्वेश्चन में 50% लिखा रहेगा, ऐसे सब क्वेश्चन में कैपिटल से क्वेश्चन में अगर टैक्स का जरूरी पड़े टैक्स रेट नहीं दिया है तो उस क्वेश्चन का 50% टैक्स रेट मान के बनाना, नहीं दिया फिर भी बनाना 50%, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न किस कंपनी का बहनिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल निकालेंगे तो पहले रिटर्न निकालो। रिटर्न का मतलब कि सबको दे के जो बचा, जो हम कमा रहे हैं, ये जो दिया हुआ है 15%, 5% और 10%, ये क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ये EBIT हो गया, ये है ना EBIT। तो जो पैसा कमाए ब्याज और टैक्स देने से पहले, उसमें पहले आप क्या दीजिएगा, ब्याज दे देंगे, उसके बाद टैक्स दे देंगे, देने के बाद जो बचेगा वही पैसा ना शेयर होल्डर को मिलेगा। तो उसको कंपेयर करेंगे कि शेयर होल्डर लगाया कितना और मिल कितना रहा। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब हुआ कैपिटल इक्विटी कैपिटल, मतलब आपने लगाया कितना और आपको मिल कितना रहा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। यानी EB अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आएगा उसको हम लोग इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करके गुना 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो अर्निंग 3 साल दिया तो 3 साल का कॉलम बना लो, गुड ईयर, नॉर्मल ईयर और लीन ईयर। तो EBIT बोल के लिख देना, जैसे दिया है गुड ईयर में 15 है, नॉर्मल में 10 है, उसमें 5 है। तो इसी तरह हम EBIT करके निकाल दिए। 15% 2 लाख का, दोनों कंपनी 2 लाख लगा रहे हैं ना, तो दोनों का तो सेम है। किस कंपनी का बोला है, व्हाट विल बी, दोनों कंपनी का बोला, तो हमने यहाँ पर एक कंपनी का बना दिया, दूसरा कंपनी का आप खुद बनाओगे। समझ गए मेरे बात को। तो हम बना रहे पहले किसका, एक्स का। तो एक्स ने कितना लगाया, 2 लाख रुपया, वो भी पूरा पूरी अपना पैसा लगाया, वो ब्याज नहीं लिया है। तो यहाँ पर हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लिए। 2 लाख का 15%, गुड ईयर में 30,000, नॉर्मल ईयर में था 10%, 2 लाख का 20,000, और लीन ईयर्स में था 5%, तो 2 लाख का 5% 10,000। लेस इंटरेस्ट करेंगे तो पहला कंपनी ने कोई कर्जा नहीं लिया, यहाँ पर लिखा हुआ पहला कंपनी ने सारा का सारा पैसा किससे लिया है, शेयर से। तो कोई कर्जा है नहीं, तो कर्जा है नहीं तो ब्याज होगा नहीं, तो यहाँ पर लेस कर दिए, नील कर दिए। लेकिन दूसरा कंपनी का बनाओगे तो दूसरा कंपनी में ब्याज है। दूसरा कंपनी का वाई का आपको अपने से बनाना है। 1 लाख रुपया कर्जा लिया ना 8%, तो वाई का जब बनाओगे तो यहाँ 8,000 रुपया क्या होगा, घटेगा। वाई का, एक्स में कर्जा नहीं है इसलिए नहीं घटा है। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही हो गया। उसके बाद लेस टैक्स 50% काट देना है, जो आया है 30,000 का 50%, 20 का 50% और 10 का 50%। बात समझ गए। तो आ गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद रिटर्न ऑन ओनर्स कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो PAT लिखो या EAT लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टा इक्विटी कैपिटल, जो पैसा आपने लगाया उसका कंपेयर करना किससे, जो आपको मिल रहा है, यही ना मिल रहा है शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर ने कितना रुपया लगाया, पूरा पूरे 2 लाख रुपया तो इक्विटी शेयर से लगा लिया। तो 2 लाख लगा रहा है, 15,000 मिल रहा है, तो कै % हुआ, 7.5% हुआ। समझ गए ना। ये 2 लाख लगा रहा है, 10,000 मिल रहा है इस ईयर में, तो 5% हुआ। 2 लाख लगा के 5,000 मिल रहा है, तो 2.5% हो गया। ये कंपनी एक्स में हुआ। वाई का हमने नहीं बनाया, वाई आप खुद बनाओगे। तो वाई में क्या करना है, 2 लाख का काट देना, ये तो सेम होगा ही। वाई का भी तो टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख है। EBIT किसके काटते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट पर। तो वाई 2 लाख में 1 लाख अपना पैसा लगाया, 1 लाख कर्जा लिया 8% से। तो वाई में भी ऐसे कर देना, सेम टू सेम। लेस इंटरेस्ट 8,000 घटा दोगे, घटा कर जो आएगा उसमें लेस टैक्स घटा देना 50%, ठीक है। यहाँ जो रिटर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा उसका कंपेयर इक्विटी कैपिटल से करना है। यहाँ 2 लाख से डिवाइड किए थे क्योंकि सब सारा का सारा पैसा इक्विटी कैपिटल से लगाया था। लेकिन वाई में इक्विटी से कितना लगाया, 1 लाख, है ना। तो यहाँ में वाई के दशा में 1 लाख से करोगे, आपका आंसर आ जाएगा तीनों का। क्लियर। तो वाई का अपने से बनाना है। हमको लग रहा है अगर कुलश्रेष्ठ किताब जो आप लोग को पढ़ा है उसमें से अगर पूछता है तो ये क्वेश्चन रहेगा। ये पैटर्न को पकड़ो, इस पैटर्न पर 3-4 क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर। कभी कभी बोलेगा अर्निंग पर से निकालो, कभी कभी बोलेगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो इसी पैटर्न पर है सारा क्वेश्चन। दिखाते हम इस पैटर्न पर कैसे कैसे क्वेश्चन सब है। जैसे ये क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है, इसका हम सॉल्यूशन नहीं किए हैं, आपको करना सॉल्यूशन। इसमें भी सेम वही पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया था, क्लियर कट बोल दिया था कि रिटर्न ऑन ओनर्स कैपिटल निकालो।
लेकिन यहाँ क्लियर कट नहीं बोला है क्या निकालना है, निकालना क्या बोलबे नहीं किया है। आपको इसमें कमेंट देना है कि वाई कंपनी ने जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहा है क्या वो ठीक है, ये कमेंट करना है। तो समता पर व्यापार का मतलब होता है कि आप जो व्यापार कर रहे हो उसमें जो पूंजी लगा रहे हो तो पूरा पूंजी आप अपना नहीं लगा रहे, कुछ पैसा कर्जा भी ले रहे हैं। नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लोग सोचते हैं कि इक्विटी पर ट्रेडिंग कर रहा है, जी नहीं, इक्विटी का मतलब रिस्की हुआ, तो उसमें कुछ पैसा आप कर्जा भी लगा रहे हैं। अगर कोई कंपनी अपने पूरा पूंजी का कुछ भाग शेयर और कुछ कर्जा लेके लगाता है तो उसको कहते हैं हम लोग, उस तरह का व्यापार करने को कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बात समझे, कर्जा लेके बिजनेस कर रहा है ना, पूंजी में कर्जा भी लगा हुआ है। तो यहाँ का कैपिटल स्ट्रक्चर में यहाँ बता रहा है कि एक दो गो फर्म है एक्स वाई, दोनों का कैपिटलाइजेशन 2.5 लाख है। कैपिटलाइजेशन मतलब दोनों को पूंजी की जरूरत कितना है, 2.5 लाख। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो पूंजी का रिक्वायरमेंट होता है उसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं। दोनों फर्म को 2.5 लाख रुपए चाहिए। सेम जो पिछला पड़ा है वही तो सवाल भी है, पिछला में 2 लाख था ना, इसमें 2.5 लाख चाहिए। और दोनों कंपनी कितना कमाएगा, 40,000 रुपये। ईबीआईटी का है ये, वहाँ ईबीआईटी काटे थे, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ, दोनों फर्म का दिया। लेकिन फर्म एक्स जो क्या किया है, पूरा पैसा इक्विटी शेयर से लगाया है। यानी फर्म एक्स जो 2.5 लाख लिया पूरा का पूरा कहाँ से लिया है, इक्विटी शेयर से। यानी फर्म एक्स ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं कर रहा, वो समता पर व्यापार, वो रिस्क कर्जा नहीं ले रहा है। फर्म वाई क्या किया, 2.5 लाख में 1 लाख का इक्विटी शेयर, 50,000 का डिवेंचर और 1 लाख का प्रीफरेंस शेयर लगा। प्रीफरेंस शेयर टॉपिक भी आ गया है, ठीक। टैक्स रेट 50% दिया नहीं भी देगा तो 50% होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। आप बताना, कमेंट करना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी निकालने के लिए सबसे पहले आप दे दा के बचा कितना वो पहले निकालना है। जो बैक वाला क्वेश्चन में हम किए थे इतना टॉपिक, वो करना ही है आपको कैपिटल स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन सब में। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, लिख देना ईबीआईटी, लिख देना आप 40, एक्स में 40,000 लिख देना। वाई पर यहाँ कमेंट करना है कि वाई जो कर्जा लेके बिजनेस कर रहा है क्या वो सही है, कमेंट करना। वाई के पॉलिसी पर कमेंट करना है। एक्स अपना ही पैसा पूरा लगाया, वाई कर्जा भी लेके लगाया, क्या वाई ने सही किया, वो कमेंट करना आपको। बस समझ गए ना। इसके लिए वही जो अभी अभी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल निकाले वो भी निकालना है। इसके लिए 3 चीज पर डिसीजन देते हैं, अर्निंग पर शेयर पर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल पर और फाइनेंशियल लीवरेज पर। तो आप कोई दूगो पर कमेंट कर दोगे तो चलेगा। आप अर्निंग पर शेयर पर कमेंट करो और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल निकाल के कमेंट कीजिए। सेम वैसे लिख देना है, ईबीआईटी दोनों में लिख देना, 40,000 ऐसे करके लिख दोगे। और लेस कर देना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पहला में नहीं होगा, डैश हो जाएगा, ठीक। और दूसरा में 50,000 का 10% 5,000 इंटरेस्ट घटेगा, तो आपको आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स क्या। हेलो, जी सर। हाँ क्लास ल रही लाइव में छिए। हाँ आधा घंटा चांसेस है, चांस है कत्ता। अच्छा अच्छा ठीक है, रहब रहब रहब, ठीक है ठीक। तो 50,000 ब्याज, 50 का 10% काट देना। पहला में नहीं होगा, पहला में लेस नहीं होगा, दूसरा में लेस होगा। कर लोगे ना जी जो बोल रहे हैं हम। अब उसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स होगा। तो टैक्स में सबसे पहले घटाएंगे, लेस टैक्स करेंगे, उसके बाद टैक्स घटाएंगे, दोनों का कर देंगे 50%। तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये पैसा मिलेगा शेयर होल्डर को, किसको मिलेगा, लेकिन इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है, तो प्रेफरेंस को तो पहले मिलता है। तो उतना के बाद इतना अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालने के बाद लेस प्रेफरेंस डिविडेंड घटाना पड़ेगा, कि पहले प्रेफरेंस शेयर को देना है। इतना करने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड घटाएंगे, तो पहला में तो नहीं होगा, दूसरा में 1 लाख का 8% घटा देना, 8,000 घटा देना है दूसरा में। तो जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को हो जाएगा। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल ऐसे करके निकालेंगे। तो पहला का 8 आएगा, दूसरा का 9.5% आएगा, याद रखना इसका, ये वाला क्वेश्चन का आंसर। पहला का 8% आएगा, दूसरा का 9.5% आएगा।
उसके बाद अर्निंग पर शेयर निकाल लो, वो भी अर्निंग पर शेयर में कुछ नहीं करना, जो पैसा आया है सबको घटाने के बाद अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है। तो पहला में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा आपको 2.5 लाख पे, 2.5 लाख 100 रुपये वाला का शेयर है ना जी, तो 25,000 से डिवाइड करना है। और दूसरा में इक्विटी शेयर कितना है 1 लाख का 100 रुपये वाला, दूसरा में 1,000 से डिवाइड करना, पहला में 25 से डिवाइड करना। उसके बाद देखोगे कि किसका अर्निंग ज्यादा हो रहा है, तो देखना वाई का ही ज्यादा आएगा, 9.5 आएगा वाई का, एक्स का 8 आएगा। तो वाई कर्जा ले रहा है फिर भी उसके शेयर होल्डर को 9.5 रुपये फायदा मिल रहा है, एक्स कर्जा लेके नहीं बिजनेस कर रहा है फिर भी उसको शेयर होल्डर को एक शेयर पर 8 रुपये मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि वाई जो कर्जा पर ट्रेडिंग कर रहा है तो वो बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि इससे शेयर होल्डर को क्या होता है बेनिफिट एक्स के कंपेयर में ज्यादा मिलता है। वही क्वेश्चन सेम है, क्या इसको बना दे हम? बोलोगे तब ना बनाएंगे, नहीं बोलोगे तो कैसे होगा? देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर में लिख देना स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग पर शेयर क्या एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। ठीक, उसका कॉलम खींच देना है आपको, कॉलम खींचना है, पार्टिकुलर्स कौन था, फर्म एक्स वाई, फर्म बोल के था, फर्म एक्स फर्म वाई, फर्म एक्स फर्म वाई, ध्यान दो ठीक से। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पूरा लैंग्वेज में लिख लोगे। अब यहाँ पे देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट दोनों फर्म कितना कमा रही है, यहाँ पे लिखा हुआ था पहले पढ़ा दिए थे 40,000, दोनों कमा रही है, तो यहाँ भी लिख देंगे 40,000 रुपया, यहाँ भी लिख देंगे 40,000 रुपया। समझ गए? टॉपिक ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन पहले बहुत पूछता था, और ये क्वेश्चन जो बता रहा बैक वाला जो बता रहा सब सेम टाइप का है, ठीक है ना। इसी में सब लिखा हुआ, आपको घटाना क्या है, पहले क्या घटाना इंटरेस्ट, उसके बाद क्या घटाना टैक्स, तो लेस कर देंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। तो पहला कम फर्म ने कोई कर्जा नहीं लिया, दूसरा फर्म ने कर्जा लिया, कितना कर्जा लिया था यहाँ पर देखो दिखा हुआ है, दूसरा फर्म 50,000 कर्जा लिया था 10% हिसाब से, तो 50 से का 10% हो गया आपको 5,000 रुपया, हुआ ना 5,000 रुपया, 5,000 रुपया हो गया। अब इसको घटाना है तो 40,000 रुपया आ जाएगा सेम, 40 से 5 गया 35,000, यह आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट हट गया इसमें से। अब लेस टैक्स करना है, अगर आप टैक्स घटा रहे हो और क्वेश्चन में टैक्स का रेट नहीं है तो कितना लोगे 50%। कैसे लेंगे तो यहां लिख देंगे 50%, ब्रैकेट में लगा देंगे से मतलब होता है, वो कंपनी टोटल मिला जुला कर लगभग 50% टैक्स देता है सब मिला के, अभी तो कम कर दिया कंपनी के लिए, लेकिन पहले 50% देता था, तो आपको किताब के हिसाब से 50% लिखना है। तो इसका 50% हो गया कितना 20,000, इसका 50% 17,500, तो 40 से 20 गया आपको 20,000 हो गया, इधर 17,500 हो गया, ये क्या हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स,
टैक्स देने के बाद मेरा इतना इनकम हुआ। समझ गए? उसके बाद क्या करना है इसमें से, अब इस क्वेश्चन में क्या था, अब जो पैसा बचे, ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स में थी, पैसे किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में दो शेयर होल्डर है, तो नाम एक प्रीफरेंस एक इक्विटी, तो नाम है प्रीफरेंस मतलब पहले प्रीफरेंस उसको होगा, तो पहले हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 1,08% दे देते हैं, लेस डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर को देख के लेते हैं। दोनों ओनर होता है लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर होता है, तो सारा डिसीजन इक्विटी शेयर होल्डर पर ही लिया जाता है। तो प्रीफरेंस डिविडेंड इसमें था नहीं, प्रीफरेंस से तो इसमें नहीं होगा, इसमें 1,08% था तो 8,000 हो गया, तो घटा के हो गया 20,000 और 9,500। ठीक, ये हो गया अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी को मिलेगा। और ये था अर्निंग टू शेयर होल्डर, ईएटी का मतलब अर्निंग टू शेयर होल्डर। और ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर कितना लगाया और कितना मिल रहा है उससे कंपेयर कीजिए ना सारा डिसीजन, कि आपने जो डिसीजन लिया उस पर कंपेयर कीजिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितना कमाई हो रहा है। तो अर्निंग पर शेयर के लिए जो अर्निंग टू शेयर होल्डर आया, इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर के उसमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। क्लियर? तो इसमें अर्निंग हो रहा है इक्विटी शेयर को कितना मिल रहा है, 20,000, इसमें कितना मिल रहा है, 9,500। अब कई गो इक्विटी शेयर है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, यहाँ कह रहा है इसमें 2.5 लाख का पूरा इक्विटी शेयर हुआ 100 रुपया का, तो उसमें 2500 इक्विटी शेयर हो गया। इसमें 1 लाख इक्विटी शेयर 100 का, तो 1,000 इक्विटी शेयर हुआ, इसमें हो गया 2500 और इसमें हो गया 1,000। तो इस पर कमाई हुआ एक शेयर पर कितना, 25 8 रुपया, 8 रुपया हुआ, इसमें हो गया 9.5 रुपया। सिर्फ इतना ही मत करना, एक और चीज और निकाल लोगे, और एक क्या निकालोगे, रेट, इसी को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कैपिटल से कंपेयर करना है, तो इसमें क्या करेंगे, वही वो अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, अब बट्टा कर देंगे इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करना है। के तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है, 20,000, इक्विटी कैपिटल कितना लगाया, 2.5 लाख, गुना 100 परसेंटेज के लिए, तो 8 आएगा तो 8% हो जाएगा, परसेंटेज के गुना 100 लिखोगे, मेरा स्पेस नहीं मिल रहा इसलिए नहीं लिख रहा है। और यहाँ हो जाएगा 9,500, कितना लगा रहा है, 1 लाख, गुना 100 तो 9.5%। तो घुमा फिरा के हमने क्या देखा कि वाई कंपनी ने कर्जा लिया, फिर भी उसके शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्निंग मिल रहा है। तो वाई कंपनी जो अपना फैसला किया कि हम कर्जा भी लगा के बिजनेस करेंगे, उसका फैसला सही और उचित है, क्योंकि इससे उसके शेयर होल्डर को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। समझ गए? यही चीज आपको इस क्वेश्चन में भी करना है, यही चीज आपको इस क्वेश्चन में भी करना है। उसमें डिसीजन देना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा नीचे। याद रखो, लीवरेज को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन में कमेंट करना पड़ेगा आपको। सेम क्वेश्चन ये पैराग्राफ में है और ये टेबुलेशन में। बात वही है, जैसे इसमें दोनों ने 2.5 लाख लगाया, पहला कर्जा नहीं लिया, प्रीफरेंस शेयर नहीं लिया, पूरा अपना लगाया, दूसरा कर्जा लिया। सेम क्वेश्चन, अंतर के इसमें प्रीफरेंस शेयर वाला टॉपिक इसमें नहीं है, तो इससे आसान हो गया ना। यहाँ बोला दोनों कंपनी ने कितना रुपया लगा रहा है, 5-5 लाख। एसेट ओन्ड का मतलब हुआ जो टोटल कैपिटल लगा रहा है वो 5-5 लाख लगा रहा है, वहां 2.5 लाख था, 5 लाख लगा रहा है। तो पहला कंपनी कर्जा नहीं ले रहा, पूरा पैसा अपना ही लगा रहा है, देखो 5 लाख पूरा अपना इक्विटी कैपिटल लगा रहा है। दूसरा कंपनी 2.5 लाख का कर्जा लिया 5% ब्याज पर और 2.5 लाख अपना लगा रहा है, इससे 5 लगाया। रेट ऑफ रिटर्न यहाँ 20% दिया, जो कि यहाँ रेट ऑफ रिटर्निंग यहाँ 40,000 रुपया में दिया था, यहाँ परसेंटेज में दिया था, किसका 20% काटेंगे, 5 लाख का टोटल जो पैसा लगा। तो सेम वैसे बनाओगे, 5 लाख का 20% काट दोगे तो ईबीआईटी आ जाएगा। लेस इंटरेस्ट पहला में नहीं होगा, दूसरा में होगा, घटा के ईबीटी आ जाएगा। फिर लेस टैक्स कर दोगे 50%, टैक्स रेट नहीं दिया है तो भी कितना होगा 50%।
तो घटा का अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा कि सॉरी पहले ब्याज घटाओगे ना, पहले क्या घटाएंगे, पहले ब्याज घटा देना, पहला में नहीं होगा दूसरा में ब्याज होगा 2.5 लाख का 5%, सेम जैसे अभी बनाए उससे बना लोगे, कर लोगे ना। तो इसमें ईएटी जो होगा उसी से सारा कंपेयर करना है, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो, तीनों एक ही टाइप का है, तीनों में से कोई एक रहने का चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ऐसे कल पता चलेगा ही। तो ये हो गया आपको, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमको सब पता है कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। बोले सर कैसे इतने याद रखते हैं, गुरु ये याद नहीं रखेगा तो चेला सब कहां से याद रखेगा, बताओ तो। आप देखो ये क्वेश्चन पे बैक पीरियड चैप्टर का कैपिटल बजटिंग का है, अगर एग्जाम में पूछता तो मैक्सिमम बच्चा फंसेगा। आपको लग रहा है इसमें 3 साल का क्या, ये कैश फ्लो नहीं है, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोल रहा है कि कंपनी ने 60,000 रुपये इन्वेस्ट के विचार और उसको टैक्स देने के बाद ईयर से ये 10-10 हजार रुपये बचेगा, तो हमको पे बैक पीरियड निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन में ये कैश फ्लो नहीं है, ये कैश फ्लो नहीं है। कहां लिखा है कैश फ्लो, लिखल है कैश फ्लो मतलब जो पैसा आया, तो कैश फ्लो नहीं दिया रहता तो कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो का हमने फॉर्मूला बताया था, एनुअल कैश फ्लो अगर नहीं दिया रहेगा, जिसको ऑपरेटिंग सेविंग भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है, इस कैपिटल बजटिंग में जो डिप्रिसिएशन काटते हो स्ट्रेट लाइन मेथड से काटते हैं। आपने कितना रुपए लगाया, 60,000, कई साल तक चलेगा लाइफ टाइम, 3 साल, तो 1 साल में कितना डिप्रिसिएशन हुआ, 1 साल का डिप्रिसिएशन हो गया आपको कितना, 20,000 हुआ ना। तो 60,000 में आपको क्या करना है, पहले डिप्रिसिएशन निकाल लोगे, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एसेट 60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू है नहीं बटे लाइफ टाइम 3, तो 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना हो गया 20,000, तो ये डिप्रिसिएशन निकल गया। अब उसके बाद यहाँ पर एनुअल कैश फ्लो हर साल बराबर है, तो यहाँ भी हर साल बराबर होगा, 10,000 प्लस क्या हो जाएगा 20,000, तो 30,000 आ रहा है हर साल, कितना आ रहा है, तो पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा, पे बैक पीरियड का क्या फॉर्मूला था, नेट इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू है नहीं बट ऑपरेटिंग सेविंग, क्योंकि हर साल कैश फ्लो क्या है बराबर, समझ में आ रहा है ना, लोड हो रहा ज्यादा, आज ही भर पड़ना है। तो 60,000 हो गया, ये 30,000 हो गया, तो 2 साल में हो गया मेरा पैसा वसूल 2 साल में वसूल हो गया पैसा, पे बैक पीरियड 2 साल हो गया। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने बोला है, इसका फॉर्मूला हम बताए थे ना, हम क्या बताए थे, ओएस माइनस एनआई माइनस एसबी बट्टा एन, तो एसबी तो है नहीं, और नीचे एनआई प्लस एसबी बाय 2 गुना 100, तो एसबी तो है नहीं, क्या है ना, फॉर्मूला बताए थे, कुछ छूट रहा है इसमें नहीं। अब इस पर बैठा देना है तो आ जाएगा, सीख लो मेरे बात को, ऐसे बैठा लेना है। अब हुआ नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो हमारा रेट दिया कि 15% से कोई रुपया लगाओगे 1 साल के लिए, 1 रुपया लगा तो 3 साल के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 2 रुपया 2.283, 3 साल के बाद होगा। तो हमारा 1 साल में कितना आ रहा है 30,000, तो 30,000 गुने कर देना है, ये हुआ 3 साल के बाद, 1 रुपया अगर साल साल आ रहा है तो 3 साल के बाद उसका वैल्यू 3 रुपया 3 साल में आएगा ना 1 रुपया करके, लेकिन घट जाएगा 2.283 हो जाएगा। तो 30,000 का कितना होगा, उसमें से नेट इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये क्या करना है घटा देना है, तो आपका आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार, इसलिए हम उसको रिवाइज करवा दिए। तो ये भी क्वेश्चन सब खास है, ठीक है। ये लीवरेज का नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद बना लोगे, ठीक।